प्यारे बच्चों, आज सरकारी बजट और कर निर्धारण वाला चैप्टर में आगे अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर को समझना भी है और हमको अच्छे से जानकारी भी प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण जो बातें बताई जाएगी वो अपने जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको पाठ्यक्रम में तो पढ़ना ही है और उस प्रश्न को याद करना भी है, लेकिन एक समझा जाए तो हमारे जीवन के लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। तो आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। कर, टैक्स जिसको बोला जाता है, कोई भी एक जो सरकार, स्थापित सरकार है या कोई देश की संचालित जो सरकार है, वो कई प्रकार के टैक्स लेती है और उस टैक्स लेने का एक प्रमुख कारण जो होता है राजस्व में वृद्धि करना। राजस्व की वृद्धि होने पर उस राजस्व से आए हुए जो आय का जो जरिया होता है उनको विभिन्न कार्यों में खर्च करती है, चाहे वेतन देने के संबंध में हो, चाहे सार्वजनिक कार्यों के लिए खर्च करना हो। ऐसे आमोद प्रमोद जो होता है उसके लिए यही कर या राजस्व जो प्राप्त होती है सरकार को, उसको खर्च करती है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के टैक्स वसूल करती है, जैसे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, बिक्री शुल्क है और आयकर है। ऐसे बहुत सारे शुल्क वो वसूल करती है और इन सारे शुल्कों से एक बड़ा आय का कोष तैयार हो जाता है और उस आय के जो स्रोत होता है विभिन्न मदों में वो खर्च करती है सरकार। सरकार नोट तो छाप सकती है, लेकिन नोट यदि छापेगी तो फिर उसका चलन खत्म हो जाएगा और मुद्रा स्फीति आ जाएगी। इसलिए सरकार एक संतुलन बनाने के लिए शासन का संचालन एक संतुलन के आधार पर किसी को टैक्स जारी किया जाता है और उस कर जो होता है उसको सभी वर्गों को चुकता करना पड़ता है, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे अमीर वर्ग हो, किसी न किसी माध्यम से वो उस टैक्स को चुकता करता है। कर का भार इतना भी नहीं होता, कई ऐसे कर होते हैं जिसको अनजाने में ही या बिना भार के चुकता कर देते हैं। तो यही जो टैक्स के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, तो कई प्रकार के टैक्स सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, उनके द्वारा आय का स्रोत बढ़ाने के लिए इसको लेना भी जरूरी होता है। तो टैक्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब इसके बाद में जितने भी टैक्स है, आयकर टैक्स है या उत्पाद सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क या विभिन्न सेवाओं या वस्तुओं के बारे में जो शुल्क या टैक्स लिया जाता है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और वो दो प्रकार के भाग में बांट दिया गया है उस टैक्स को। एक जो टैक्स बांटा गया है वो प्रत्यक्ष कर के रूप में और एक जो टैक्स बांटा गया है वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में बांटा गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत
ऐसे जो कर होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनके जो आय पर दिया जाने वाला कर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति ज्यादा आय प्राप्त करता है तो उनके वेतन या उनके जो आमदनी या आय के आधार पर आयकर शुल्क जमा करना पड़ता है। व्यापार जो होता है, व्यापार में सारे शुल्क के बाद में एक व्यापारी को सरकार को अन्य शुल्क भी देना पड़ता है व्यापार संबंधित, जैसे कि व्यापार की मान्यता या दस्तावेज या निगम शुल्क या जल शुल्क, इस प्रकार से उसको बिजली शुल्क इस प्रकार से देना पड़ता है। कंपनी के लिए भी उस स्थान का सीमांकन या ऐसे बहुत सारे शुल्क जो होते हैं उनको कंपनी ये इसके बाद दूसरा जो आ जाता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसको वस्तु और सेवा में लगाया जाता है, और इसमें हम किसी भी वस्तु को अगर खरीदते हैं तो उस वस्तु के जो पैकेट होता है या पैकिंग जो होता है उसमें लिखा रहता है कि कर सहित, और उस वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उस वस्तु के मूल्य के साथ में हम उस टैक्स को या उस कर को हम चुकता कर देते हैं। हम ये नहीं पूछते कि इस वस्तु में कितना कर लगा हुआ है, इतना कर क्यों लगाया गया है। इसके बारे में हम किसी भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसके बारे में कोई भी जो ग्राहक या उपभोक्ता होता है वो नहीं पूछता। सेवा के रूप में जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल है, स्पीड पोस्ट है, डाक वगैरह है, या यात्री बस है, रेल है, ऐसे बहुत सारे सेवाएं हम जब प्राप्त करते हैं तो उस सेवाओं के बदले भी हम कुछ न कुछ हम टैक्स सरकार को दे देते हैं, और ये अप्रत्यक्ष रूप से हम दे देते हैं। उस कर के बारे में हमको विस्तृत जानकारी नहीं रहता, हम उस सेवा के जो बदले में या उस सेवा के जो कीमत होता है उसके आधार पर हम चुकता कर देते हैं। वैसे ही भी कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, एक माचिस की तिल्ली, नमक से लेकर और कोई भी और छोटे से छोटे सामान और बड़े से बड़े सामान जो होता है उसमें हम वस्तु के शुल्क हम अदा कर देते हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष कर। सरकार को दिया जाने वाला जो टैक्स होता है, शुल्क होता है, कर जो होता है, और उनकी राजस्व में वृद्धि होती है, और उसी आमदनी या आय के आधार पर लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान करती है, और उस सेवा के आधार पर हमको भी लाभ मिलता है। इसके बाद में आइए चलते हैं, अगला जो शुल्क या कर जो होता है वो है वेट, मूल्य संवर्धित कर जिसको बोला जाता है, मूल्य संवर्धित कर। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोला जाता है। मूल्य संवर्धित कर क्या होता है, इसके आशय क्या होता है, कोई भी जो उत्पादक होता है, एक उत्पादन से लेकर बिक्री तक के जितना भी उस पर शुल्क लगता है उसका भी वहन कोई भी ग्राहक या उपभोक्ता करता है। उस वस्तु को खरीदता है तो उसमें उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, ये सब जुड़ा रहता है। वैल्यू एडेड का मतलब यही है कि एक वस्तु को जब वस्तु निर्मित होती है तो वो कई व्यवसायी, कई व्यापारी के दौर से गुजरते हुए उपभोक्ताओं तक या ग्राहकों तक के पहुंचता है, और जब उस वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें अंकित रहता है कि इतना प्रतिशत, 12%, 10%, 5% की दर से उसमें जो वेट लगा हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं कि तारा जो है
अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर हार्ड ड्राइव खरीदती है साईं राम कंप्यूटर सेंटर से, और बिना बिल के उसको बिना बिल के 5,000 में उस हार्ड ड्राइव की कीमत होती है। और उसके बाद में उसी को जब वेट के अनुसार से जब वो हार्ड ड्राइव को खरीदता है तो उसमें 5% वेट लग जाता है। तो इस प्रकार से 250 रुपया उसमें टैक्स लग जाता है। और उस कंप्यूटर को यदि वेट के साथ में बिल के साथ में अगर खरीदते हैं तो वो 5,250 का हो जाता है। तो इस प्रकार से एक वस्तु की कीमत में वो टैक्स जुड़ जाता है, जिसकी जानकारी सरकार तक के पहुंच जाती है। सरकार को वो प्रदर्शित हो जाता है कि इसमें इतना टैक्स लिया गया है। कोई भी उत्पादक या कोई भी व्यापारी या बिक्री करने वाला ये नहीं कर सकता या उसमें चोरी नहीं कर सकता, इसलिए वेट लगाया जाता है या वेट का चलन पहले था। इसी प्रकार से जैसे कि प्रीति है, तो प्रीति के द्वारा एलपीजी सिलेंडर गैस खरीदा गया, तो उसमें दिल्ली से, तो दिल्ली सरकार के द्वारा वेट सिलेंडर में वेट नहीं लगाया जाता है, इसलिए उसको निःशुल्क जितना कीमत उसका है उतना ही कीमत उसको चुकता करना पड़ा। तो ऐसे कई प्रकार के वस्तु है उसमें वेट उस राज्य सरकार के आधार पर उसको छूट दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। आगे चलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। बहुत सारे जो टैक्स है उसको छोड़कर, जैसे कि पहले जीएसटी नहीं था तो अलग अलग जो राज्य सरकार थे अलग अलग प्रकार के वस्तुओं पर टैक्स के कोई भी सरकार छूट कर दिया जाता था, तो इसके कारण बहुत नुकसान होता था। तो जीएसटी एक वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर होता है जिसको समान रूप से उस वस्तु को खरीदने पर लगाया जाता है। और सभी राज्य होते हैं तो सभी राज्यों में एक समान कर होता है। जैसे कि भारत एक देश है तो भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर जीएसटी एक समान होगा, वहां पर जितने भी वस्तु है उन पर लगने वाला जो कर है जीएसटी वो एक बराबर होगा। जबकि पहले क्या था कि वेट या विभिन्न प्रकार के जो कर था वो अलग अलग हुआ करता था, अलग अलग राज्य, तो इसमें प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की भावना निर्मित हो जाती थी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों न जीएसटी लगाकर पूरा सभी जो प्रांत है या सभी पूरा एक देश में समान कर लागू कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जीएसटी लागू करने से सरकार की एक बड़े आय का स्रोत बना और इससे कई प्रकार की कालाबाजारी और कर की चोरी इसमें बचत होने लगी और सरकार को ज्यादा से ज्यादा कर में फायदा होने लगी। इसके बाद में चौथा जो आ जाता है करारोपण। करारोपण का मतलब यह होता है कि अलग अलग व्यक्ति है उस पर कर का भार कितना होगा, इसके लिए करारोपण का नियम लागू किया गया। जैसे कि कोई अधिक आय प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति का आय अधिक होता है तो उनके आय से आयकर काट लिया जाता है। गरीब वर्ग है तो उनको आयकर से मुक्त किया जाता है। बड़ी कंपनियां हैं, बड़े उद्योग है, बड़े व्यापारी है तो उसको किस प्रकार से कर लगाया जाए, तो ये ध्यान में रखकर करारोपण एक उस देश में रहने वाले निवासियों या उस देश में रहने वाले व्यक्तियों पर
लगाया जाता है या उस पर रोपित किया जाता है करारोपण। और कर इतना ही लगाया जाए ताकि कोई भी गरीब तबके के या निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है वो भी उस कर को चुकता कर सके। तो इस प्रकार से वस्तु या सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है वो सरकार के द्वारा एक सोची समझी एक तरीका अपनाई जाती है। अंतिम जो पॉइंट है वो है कर चोरी या कर अपवचना कहा जाता है। कर चोरी, कई ऐसे व्यापारी वर्ग, कई ऐसी कंपनी या कई ऐसे व्यक्ति हैं जो करों में चोरी करते हैं। अपना जो जितना आय है उसको न दिखाकर फर्जी तरीके से उस आय को, उस आमदनी को वो दिखाते हैं, जिससे सरकार को उस टैक्स प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत भारी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि विभिन्न जो व्यक्तियों के द्वारा या कई जो व्यक्ति जो होते हैं वो करों में चोरी कर लेते हैं, तस्करी के माध्यम से, काला बाजारी के माध्यम से या कई प्रकार के जो अवैधानिक क्रियाकलापों के माध्यम से वो कर की चोरी करते हैं। कर की चोरी करना मतलब एक बहुत बड़ी देश को हानि पहुंचाने वाले चोरी माना जाता है, क्योंकि जो कर प्राप्त होता है उससे राजस्व की प्राप्ति होती है उस सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार का। और यही बात बताया जा रहा है कि वो जो शुल्क प्राप्त होता है राजस्व, उसको विभिन्न मदों में या विकास कार्यों में उसको खर्च करती है। तो प्रत्येक उस देश के निवासियों का काम है कि उस पर जो भी कर लगता है उस कर को बिल्कुल चुकता कर देना चाहिए। कर की चोरी करने पर इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है और उसको कई प्रकार के जुर्माना या दंड की व्यवस्था उस राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी वगैरह है तो वो चोरी छिपे इस प्रकार से कर की चोरी करते रहते हैं, जिससे उस राज्य, उस देश के आय को बहुत क्षति या नुकसान पहुंचती है। तो वहां पर रहने वाले निवासी होने के कारण हमको कर चोरी से बचना चाहिए, या कोई भी कर चोरी कर रहे हैं तो उसको शीघ्र ही सूचना देना चाहिए और ऐसे कर चोरी करने वाले के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए, ताकि आगे और इस कर की चोरी के बारे में वो सोच भी ना सके। तो आज इस महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आज समझे हैं और ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी चैप्टर है। हम यहाँ पर पढ़ लिए और उसके बाद इसको भूल गए, ऐसे नहीं, इसको जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें समझकर भी हमको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आज आपको समझाया गया। अगले चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।